बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज इस भाग में हम आपकी व्यावसायिक अध्ययन पुस्तक के दूसरे अध्याय का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा याद करें कि हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा है। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने प्रबंध की बारीकियों को समझा, हमने उसके अर्थ को, उसके महत्व को जाना और हमने उसमें एक टॉपिक या एक बिंदु ऐसा भी देखा था जहां हमने बात की थी कि प्रबंध को कला माना जाए, उसे विज्ञान माना जाए या उसे पेशा माना जाए। अगर आप उस विषय को याद करें तो उसमें हमने बात की थी कि प्रबंध के अंदर कला और विज्ञान की भांति सैद्धांतिक साहित्यों का जिक्र किया जाता है। अर्थात कला और विज्ञान की तरह ही प्रबंध में भी कई सिद्धांत होते हैं, कई साहित्य इसके ऊपर बने हैं जिनका प्रयोग प्रबंधकों द्वारा अपने दिनचर्या में, उनके व्यावसायिक व्यवहार में किया जाता है। यह अध्याय ऐसे ही सिद्धांतों की बात करता है, इसलिए इस अध्याय का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। तो पिछले अध्याय में पढ़ी हुई बातों को इससे जोड़ते हुए यदि आप आगे बढ़ें तो आप पाएंगे कि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामान्य प्रक्रिया भी है। अर्थात प्रबंध हर प्रकार के व्यवसाय या संगठन में अनिवार्य है। प्रबंध ही वो कुंजी है जो किसी व्यवसाय को अथवा किसी भी संगठन को सफलता की ओर ले जाती है। अच्छा प्रबंध सफलता की गारंटी बन जाता है और वहीं बुरा प्रबंध हमें सफलता से बहुत दूर ले जा सकता है। तो प्रबंध इतना महत्वपूर्ण, इतना सामान्य, परंतु साथ साथ इतना जटिल होने के कारण कई बार प्रबंधकों को अपने व्यवसाय के अंदर दिन प्रतिदिन के व्यवहारों अथवा कार्यों के दौरान ऐसे स्थितियों का, परिस्थितियों का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में प्रबंध के सिद्धांत उनके लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत हैं क्या और इनकी प्रकृति क्या है, इनका महत्व क्या है। फिर हम आगे प्रबंध में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, यदि प्रबंध के सिद्धांत की अर्थ की बात की जाए तो इसके अर्थ में हमें ये ध्यान दे रखना होगा कि प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने व व्यवहार के व्यापक व सामान्य मार्गदर्शक की तरह होते हैं। अर्थात एक व्यवसाय में प्रबंधक को निर्णय लेते वक्त किस प्रकार का व्यवहार दिखाना, अर्थात किस प्रकार की सोच रखनी है या किसी भी परिस्थिति में उसे किस प्रकार उस परिस्थिति का सामना करना है और कैसे वहाँ निर्णय लेना है, उसमें ये सिद्धांत मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कर्मचारी की पदोन्नति यानी प्रमोशन करना है और उस फर्म के या व्यवसाय के प्रबंधक को इस बारे में निर्णय लेना है। हो सकता है एक प्रबंधक पदोन्नति का निर्णय वरीयता को ध्यान में रख के करे, अर्थात एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के करे कि जो कर्मचारी ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको पदोन्नति यानी प्रमोशन दी जाए। जबकि हो सकता है कि दूसरी तरफ एक ऐसा प्रबंधक भी हो जो ये प्रमोशन या पदोन्नति योग्यता के सिद्धांत पर करे कि भले ही एक कर्मचारी उतना अनुभवी ना हो, परंतु यदि वो बहुत योग्य है तो हो सकता है ये प्रबंधक उसे पदोन्नति प्रदान करे। तो दो प्रबंधक, दो अलग प्रकार की सोच, दो अलग प्रकार के सिद्धांत, दो अलग प्रकार के निर्णय। अर्थात सिद्धांत प्रबंधकों को उनकी सोच के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिनकी सहायता से प्रबंधक अपने व्यवसाय से जुड़े हुए निर्णय लेते हैं, वह विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा और ये याद करना होगा कि हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांत से भिन्न होते हैं, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत सामान्यतः बेलोच नहीं होते, अर्थात उन्हें बदला नहीं जा सकता। हम उन्हें ज़रूरत, परिस्थिति व अपनी सोच के अनुसार बदल नहीं सकते। एक बार जो वैज्ञानिक सिद्धांत बन गए, उन्हें उस प्रकार ही हमें उपयोग करना होता है या उन्हें उस प्रकार ही हमें देखना होता है। जबकि प्रबंध के सिद्धांत लोचदार होते हैं, उन्हें हम अपने अनुसार, अपने परिस्थितियों के अनुसार ढाल कर उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है
क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत मानवीय व्यवहार से जुड़े हैं। एक प्रबंधक को वैज्ञानिक की तरह किसी लैब में अपने परीक्षण नहीं करने होते, बल्कि एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय में लोगों, समूहों व उनके द्वारा जुड़े कार्यों के ऊपर निर्णय लेना होता है। तो ऐसे में व्यवहार एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, और व्यवहार कभी भी अलग अलग मानवों का या एक ही मानव का व्यवहार भी अलग अलग समय में कभी एक जैसा नहीं होता। तो व्यवहार इतना प्रगतिशील या परिवर्तनशील है, तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उन्हें भी बदलते रहना होता है, उन्हें परिस्थितियों के मांग के अनुसार बदल कर उपयोग में लाना होता है। तो बच्चों, अब हमें प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हो गई है। हम जानते हैं कि ये हमें मार्गदर्शन देते हैं, ये हमें अपने निर्णय लेने में सहायता करते हैं। हम ये भी जान गए हैं कि ये लोचदार होते हैं, इन्हें बदला जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे चलते हैं और हम प्रबंध के सिद्धांतों की कुछ प्रकृतियों के बारे में जानते हैं। बच्चों, सबसे पहली प्रकृति तो यह निकल कर आती है कि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। अर्थात ये सिद्धांत हमें किसी भी समस्या का एक बना बनाया तैयार किया हुआ 100% समाधान नहीं देते। ये केवल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन्हें उपयोग किस प्रकार करना है और उससे समस्याओं को किस प्रकार सामना करना है, यह प्रबंधक की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। ये हमें बताते हैं कि इस परिस्थिति में हमें क्या क्या फैसले लेने का हमारे पास एक अवसर है, या हमारे पास क्या क्या फैसले लेने की शक्ति है, और किस प्रकार के फैसलों का हमें किस प्रकार का परिणाम देखने को मिल सकता है। इस मार्गदर्शन के आधार पर प्रबंधक के ऊपर होता है कि वह फैसले किस तरह से लेता है। अर्थात प्रबंध के सिद्धांत केवल मार्गदर्शन देते हैं, वो कभी भी हमें समस्या का 100% समाधान प्रदान नहीं करते। लेकिन इसकी दूसरी प्रकृति यह है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ बच्चों यह है कि यह सिद्धांत किसी भी प्रकार के संगठन में, किसी भी स्तर के प्रबंध में, किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सिद्धांत कुछ प्रकार के संगठनों के लिए हैं और कुछ अन्य प्रकार के संगठनों के लिए। सभी सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में सभी प्रबंधकों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, सिर्फ परिस्थितियां देखनी होती हैं। तीसरी प्रकृति या विशेषता यह निकल कर आती है कि प्रबंध के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह ही शोध पर निर्मित है। अर्थात प्रबंध के सिद्धांत कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। इन्हें निरंतर शोध द्वारा, परीक्षणों द्वारा, प्रबंधकों के अनुभवों और व्यवहार के द्वारा सीख कर बनाया गया है। हम आगे आने वाले हिस्सों में पढ़ेंगे कि कैसे प्रबंध के सिद्धांत के निर्माताओं ने अलग अलग तरह के परीक्षण, शोध अथवा अपने व्यवहार व अनुभव का इस्तेमाल करके इन सिद्धांतों का निर्माण किया है। क्योंकि ये सिद्धांत हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका निर्माण भी दिन प्रतिदिन कार्यों को करते हुए सीखकर शोध करके किया गया है। इसके बाद जो प्रकृति है उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये सिद्धांत लोचदार होते हैं। अर्थात इन्हें समय, परिस्थिति व सोच के अनुसार बदला जा सकता है और बदलकर उपयोग में लाया जा सकता है। ये कोई कठोर सिद्धांत नहीं है जिन्हें जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करना हो। इन्हें बदलकर लोचदार तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। एक सबसे बड़ी विशेषता इन सिद्धांतों की यह है बच्चों कि ये सिद्धांत व्यवहारिक है। अर्थात ये सिद्धांत हमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि ये हमारे संगठन के जो प्राणी हैं, जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो जितने भी ऐसे समूह हैं लोगों के जो मिलकर संगठन के कार्यों को करते हुए उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को उनके व्यवहार के बारे में यह समझाता है। वो विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के समय किस प्रकार का निर्णय एक प्रबंधक को लेना चाहिए, ये वो हमें बताते हैं। ये सिद्धांत मुख्यतः लोगों के व्यवहार पर आधारित है कि अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के व्यवहार कैसे होंगे और उन परिस्थितियों और व्यवहारों के अनुसार हमें कैसे उनका सामना करना है, ये हमें सिद्धांतों के द्वारा सीखने को मिलता है। ये
जीवित प्राणियों के व्यवहार से सीधे तौर पर संबंधित सिद्धांत हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धांतों की सबसे बड़ी खूबी या विशेषता कह सकते हैं कि ये हमें कारण व परिणाम संबंध बताते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि एक बार यदि हमने किसी एक कारण व उसके एक परिणाम के बीच यदि संबंध स्थापित कर लिया, तो आने वाली कई उस प्रकार की समान परिस्थितियों में हम उस कारण को पाते हैं, तो हम उसके परिणाम की पहले से ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत हमें बता देते हैं कि यह परिणाम इस कारण से हुआ है या इस कारण यह परिणाम हो सकता है। तो यह जानकर फिर हम ऐसी सभी परिस्थितियों में इन सिद्धांतों के उपयोग से अपने निर्णय ले सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने प्रबंध के सिद्धांतों की कुछ ये विशेषताएं देखी। हमने देखा कि ये सिद्धांत कैसे हमें बताते हैं कि कारण और परिणाम के बीच क्या संबंध है, यदि एक कारण है तो उसका क्या परिणाम होगा, और क्या ऐसे सभी कारणों, ऐसे सभी परिस्थितियों में हम इसको लागू कर सकते हैं। यह हमें सिद्धांतों के द्वारा पता लगता है। आप और सीखेंगे जब आप आगे सिद्धांतों को जानेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि यह सिद्धांत व्यवहारिक हैं, ये सार्वभौमिक हैं, ये शोध द्वारा निर्मित हैं, ये लोचदार हैं, व ये केवल सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब सिद्धांतों की प्रबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सिद्धांत इसलिए इतने गहन अध्ययन का विषय हैं। इन्हें कई बार कई शिक्षा प्रणालियों में इनका उपयोग किया जाता है प्रबंधकों को शिक्षित व तैयार करने के लिए। ये प्रबंधकों को उनके दैनिक कार्यों और व्यवहारों में बहुत सहायता करते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि ये सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये कैसे प्रबंधकों की सहायता करते हैं। बच्चों, सिद्धांतों का सबसे पहला महत्व यह है कि यह प्रबंधकों को वास्तविक परिस्थितियों का सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करते हैं। अर्थात प्रबंधकों का जो कार्य है वह वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है कि आए दिन किसी व्यवसाय में किसी कर्मचारी को कोई समस्या हुई, किसी कार्यशैली में कोई समस्या हुई, परिचालन के दौरान कोई समस्या हो गई, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई समस्या हो गई, किसी प्रकार की विपदा आ गई, तो ऐसे वास्तविक परिस्थितियों में एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय को उन परिस्थितियों से निकालने के लिए निर्णय लेने होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो ऐसे ही वास्तविक परिस्थितियों से हमें अवगत कराते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत बनाने वालों ने इन्हें अपने जीवन काल में अपने अनुभव और अपने अनुभव से निकली वास्तविक परिस्थितियों के परिणामों व उनसे सामना करने के तरीकों को देखते हुए, सीखते हुए इन सिद्धांतों को बनाया है। तो जब आज भी एक प्रबंधक इन सिद्धांतों का उपयोग करता है तो उसे अलग अलग सिद्धांतों से अलग अलग परिस्थितियों में वास्तविक निर्णय किस प्रकार लेने हैं उसमें उसे सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त सिद्धांतों को मानना, उनको उपयोग में लाना एक व्यवसाय को उसके संसाधनों के अधिकतम उपयोग में भी सहायता करता है। अर्थात यदि कोई संगठन और उसका प्रबंधक सिद्धांतों को मानते हुए अपने निर्णय लेता है तो उसके संसाधनों का व्यर्थ होना कम हो जाता है और वह संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी या व्यवसाय में मानवीय व भौतिक दोनों संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए यह अनिवार्य होता है कि इनका अधिकतम सर्वश्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। अधिकतम उपयोग से अभिप्राय है कि संसाधनों को इस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो हम चाहेंगे कि हम अपने संसाधनों को इतनी कुशलता से उपयोग करें कि उन पर लागत कम आए और लाभ अधिक प्राप्त हो। तो सिद्धांतों की सहायता से एक प्रबंधक अपने निर्णय व कार्यों में जब कारण व परिणाम के संबंध का अनुमान लगाते हैं, जब वो ये सोचते हैं कि यदि इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा तो उसके कारण यह परिणाम निकल कर आ सकता है, और इस प्रकार के निर्णय से भूतकाल में ऐसी कुछ गलतियां अगर हो चुकी हैं तो वह उन गलतियों से सीख सकता है। जब एक प्रबंधक अपनी गलतियों से सीखेगा, कारण व परिणाम को समझेगा, तो वह आगे उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचेगा
और उन गलतियों से होने वाली क्षति से बचेगा, जिससे कि संसाधनों की बर्बादी कम होगी और उनका श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सकेगा। तो एक तो हमने देखा कि सिद्धांत हमें वास्तविक परिस्थितियों में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। दूसरा, हमने यह देखा कि ये सिद्धांत हमें अपने संसाधनों के अधिकतम उपयोग में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा बच्चों, जब कोई प्रबंधक सिद्धांतों की सहायता से निर्णय लेता है तो वह निर्णय वैज्ञानिक निर्णय कहलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये सिद्धांत भी बहुत सोच समझकर, कारण परिणाम आदि जांच परख कर बनाए गए हैं। इनको बनाने के पीछे वैज्ञानिक परीक्षण की तरह शोध किया गया है, फिर यह सिद्धांत बने हैं। इसके उपरांत यदि कोई प्रबंधक इन सिद्धांतों का उपयोग करता है तो इसका अर्थ है कि वह किसी परिस्थिति में सोच रहा है कि यह परिस्थिति किस प्रकार की है, इसमें क्या कारण और क्या परिणाम है, इस प्रकार की परिस्थिति के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त रहेगा, इस प्रकार की परिस्थिति में यदि इस सिद्धांत को उपयोग करके हम यह निर्णय लेते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो जब कोई प्रबंधक ये सब सोचकर सिद्धांतों के उपयोग से निर्णय लेता है तो उसके निर्णय सोचे समझे वैज्ञानिक निर्णय कहलाते हैं। वह फिर अपने मन की या जो मन में आया वह सुनकर निर्णय नहीं लेता, या जिससे सुना वह सुनकर निर्णय नहीं लेता। फिर वह प्रबंधक सोच समझकर सभी तर्कों को देखकर निर्णय लेता है और ऐसे निर्णय वैज्ञानिक निर्णय कहलाते हैं। इसके अलावा प्रबंध के सिद्धांत बदलते पर्यावरण की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, यानी वो व्यवसायिक पर्यावरण और परिस्थितियों के हिसाब से ढाले जा सकते हैं। फिर हमने पिछले अध्याय में यह भी पढ़ा कि व्यवसाय या प्रबंध एक बहुत ही गतिशील क्रिया है। हमारे व्यवसाय, जिस प्रकार का संगठन हम चला रहे हैं, उसके आसपास का वातावरण और परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहती, वो दिन प्रतिदिन निरंतर बदलती रहती है। और ऐसे बदलते पर्यावरण में प्रबंधन को भी बदलना होता है। प्रबंधन को बदलने में सिद्धांत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए प्रबंध के सिद्धांत श्रम विभाजन को बढ़ावा देते हैं। आप आगे पढ़ेंगे इस बात को कि प्रबंध के सिद्धांत कई सारे जगहों पर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें श्रम विभाजन करना चाहिए। श्रम विभाजन का अर्थ ये हुआ कि श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य बांटा जाए और फिर एक श्रमिक या एक श्रमिक समूह एक प्रकार के कार्य में ही विशिष्टीकरण प्राप्त करे। सिद्धांत बार बार इस बात को कहते हैं। आधुनिक समय में भी यह बात व्यवसायों पर लागू होते हैं। अर्थात समय बदलने के बाद ये सिद्धांत जो कई दशकों पहले बने, आज भी इनकी द्वारा बताई गई ऐसी कई बातें हैं जो व्यवसायों पर लागू होती हैं। जैसे ये श्रम विभाजन की बात है, आज भी कंपनियां श्रम विभाजन पर जोर दे रही हैं। श्रम विभाजन ही नहीं, वो कार्य विभाजन पर भी जोर दे रही हैं। आज भी कंपनियां इस बात को देखती और अमल में लाती हैं कि कार्यों को विभाजित किया जाए और फिर यह भी देखा जाए कि यदि कोई कार्य, कोई प्रणाली या कोई परिचालन ऐसा है जो व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है तो उसे छोड़ा जाए, उसे बंद किया जाए। इसके कई उदाहरण आज के व्यवसायों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के निर्णय का हम एक उदाहरण ले सकते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने मूल कार्य से हटकर जो उनका एक व्यवसाय था रसायनों और बीज का, उस व्यवसाय को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें अपने मूल कार्य में विशिष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो हर प्रकार के कार्यों को करने की कोशिश करें। तो उन्होंने अपने एक मूल्य कार्य को विशिष्टीकरण के साथ करने की कोशिश की ताकि वो उसमें विशेषज्ञ बन जाए। तो ऐसी कई बातें हैं जो प्रबंध के सिद्धांत हमें बताते हैं और ये बातें बदलते समय के साथ भी उतनी ही मजबूती से लागू होते हैं। तो इनको पालन करने से हम भी अपने आप को बदलते समय के साथ बदल सकते हैं, अपने प्रबंधन को उसमें ढाल सकते हैं। इसके अलावा प्रबंध के सिद्धांत सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में भी सहायता करते हैं। कैसे? आप आगे पढ़ेंगे। कई ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे एक सिद्धांत है समता का सिद्धांत, जो कहता है कि यदि दो लोग एक जैसे अनुभव, एक जैसे शैक्षणिक
योग्यता व एक जैसे कार्य में है, तो ऐसे दो लोगों में हमें वेतन देते वक्त या व्यवसाय में उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते वक्त हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जब हम भेदभाव की नीति को हटाते हैं तो हम अपना एक सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। जब हम विशिष्टीकरण की बात करते हैं तो हम संसाधनों को व्यर्थ होने से बचाते हैं। इससे भी हम समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं। ऐसे कई सिद्धांत, कई बातें हमें सिखाते हैं जिनकी सहायता से हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। प्रबंध का आखिरी महत्व यह है कि यह प्रशिक्षण, शिक्षा व अनुसंधान में भी सहायता करते हैं। अर्थात प्रबंध के सिद्धांत कई शैक्षणिक संस्थानों में प्रबंधकों की शिक्षा के दौरान उन्हें तैयार करने में उपयोग किए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है इन सिद्धांतों के द्वारा कि एक प्रबंधक कैसे बने, एक अच्छा कुशल प्रबंधक कैसे बने। प्रबंध के सिद्धांतों को कई साहित्यों में उपयोग किया गया है, जिनको पढ़कर लोग प्रबंध से जुड़ी हुई शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वह इन सिद्धांतों का उपयोग कई प्रकार के अनुसंधानों व शोध कार्यों में भी किया जाता है। निष्कर्ष के स्वरूप में बच्चों हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत, उनके अर्थ, प्रकृति और महत्व को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे व्यावसायिक वास्तविक जीवन में इनको हम उपयोग में ला पाएंगे और हम इनकी सहायता से अपने व्यवसाय को बड़े ही सुचारू रूप से चला पाएंगे। बच्चों, जब प्रबंध व सिद्धांतों के इतिहास की बात होती है तो यह इतिहास बहुत लंबा जाता है। पिछले कई शताब्दियों से, जब से व्यवसाय शुरू हुआ, इससे जुड़े हुए सिद्धांत विकसित होते रहे हैं। विशेष रूप से जब औद्योगिकरण का युग आया, जब उद्योगों का जन्म हुआ, जब कारखानों और फैक्ट्रियों का जन्म हुआ, उस वक्त सिद्धांतों के विकास ने गति पकड़ी। उस समय काल को क्लासिकल समय के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के कई ऐसे लेखक हुए जिन्होंने सिद्धांतों के बारे में काफी ज्यादा शोध किया और कई सर्वमान्य सिद्धांतों को निर्मित किया। ऐसे ही दो बहुत ही विख्यात विचारक थे जिनके बारे में हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। उनमें से एक थे F.W. टेलर व दूसरे थे हेनरी फेयोल। हम इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे अगले भाग में। आज के इस भाग में हमने प्रबंध के सिद्धांतों के अर्थ, विशेषताओं व महत्व को देखा। आने वाले भाग में हम बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो कि टेलर और फेयोल द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। आशा करता हूं आज का यह भाग आपको अच्छा लगा होगा व इसकी बातें आपको समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।